नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी विषय संस्कृत कोर और भास्वती पुस्तक का छठा पाठ। इससे पहली वीडियो में हमने श्लोक संख्या 9 तक के प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम इस वीडियो में श्लोक संख्या 10 से करेंगे। ठीक है। अब 10वां श्लोक आपका अजीर्णे भैषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषावहम। इसमें क्या बताया गया है कि जब अपच हो जाता है, भोजन अपच हो जाता है तो हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारा भोजन पच जाता है और हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। जल हमें जब भोजन पच जाता है तो वह हमें शक्ति प्रदान करता है। भोजन के बीच में अगर हम जल पीते हैं तो वह अमृत का काम करता है, और यदि अंत में पीते हैं भोजन के तो वह विष का काम करता है। इसलिए चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि हमें हमेशा भोजन करने के कम से कम आधे घंटे के बाद जल पीना चाहिए। अगर हो सके तो 1 घंटे का ज़रूर अंतराल रखना चाहिए, ताकि जब हम जल पिएं तो हमारा भोजन अच्छी तरह से पच सके, हमें किसी प्रकार की बीमारी न हो। अब देखिए, अजीर्णे किम भैषजम, कह रहे जब भोजन नहीं पचता उस समय कौन दवाई का काम करता है? अजीर्णे भैषजम वारी। अजीर्णे का मतलब है जब भोजन नहीं पचता, भैषजम दवाई कौन है? वारी। तो इन्होंने कहा जब भोजन नहीं पचता उस समय दवाई का काम कौन करता है? तो कौन करता है? क्या आंसर लिखेंगे आप? वारी। अब दूसरा, जीर्णे बल प्रदम किम भवति, कह रहे जब भोजन पच जाता है तो उसमें बल प्रदान करने वाला कौन होता है? भोजन जब पच जाए तो हमें बल कौन प्रदान करता है? तो देखिए क्या है, जीर्णे वारी बल प्रदम। भाई जीर्णे भी प्रश्न में है, बल प्रदम भी प्रश्न में, तो आंसर क्या है यहाँ? किम के स्थान पर क्या आंसर है? वारी, जल। ठीक है, क्या आंसर है? वारी। अब हम इससे आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। वारी कदा अमृतम भवति, भाई वारी कब अमृत होता? तो देखिए हमने श्लोक में पढ़ा था भोजने चामृतम वारी, भोजने चामृतम वारी। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखेंगे, भोजने चामृतम वारी। अब अगला कह रहा है वारी विषापहम कदा भवति, भाई जल जहर के समान कब होता है? भोजन के अंत में जब हम पीते हैं ना, भोजनांते विषावहम, भोजन के अंत में जो जल पीते हैं वो जहर का काम करता है। इसलिए हमें भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। अब इससे आगे आइए, निर्देशात्मक। निर्देशात्मक में क्या है? जीर्णे इत्यस्य पदस्य विलोम किम, भाई अभी आपने पीछे श्लोक में देखा अजीर्णे भी लिखा था, जीर्णे भी लिखा, तो इन्होंने कहा जीर्णे का विलोम क्या होगा? जीर्णे का विलोम क्या? अजीर्णे। श्लोक की पहला शब्द था ये। फिर जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ इस श्लोक में जल के स्थान पर कौन सा शब्द आया? अभी आपने बार बार वारी शब्द किया ना, तो वारी क्या है? जल का पर्याय है, तो इसका आंसर क्या है? वारी। ठीक है। अब श्लोक संख्या 11 पर चलिए। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नासत्य अंध एव स। इसमें क्या कहा गया था कि जब मनुष्य को संशय हो जाता है, मनुष्य को किसी भी कार्य में जब संशय हो जाता है, और परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ऐसे उसमें क्या कहा कि सबकी आँखें शास्त्र कहे गए हैं, सबकी आँखें शास्त्र कहे गए हैं, और जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति अंधे के समान कहलाता है। तो देखिए प्रश्न, शास्त्रम सर्वस्य किम भवति, शास्त्रम सबका क्या होता है? सेकंड लाइन में देखो, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, क्या आंसर आ गया? लोचनम। शास्त्र सबकी आँखें होता है। नेक्स्ट, शास्त्रम यस्य लोचनम नास्ति, शास्त्र जिसकी आँखें नहीं है, स कीदृश भवति, वह कैसा होता? तो इसी में देखो ये रहा, यस्य न, जिसके नहीं है क्या?
शास्त्र रूपी आँखें नहीं हैं। नासति अंध एव, वह क्या कहलाता है? अंधे के समान कहलाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अंध है एव। क्या आंसर आएगा? अंध है एव। अब पूर्ण वाक्य में अत्र शास्त्रस्य के गुणाः कथिता, कह रहे शास्त्रों के कौन से गुण कहे गए हैं? भाई जिनको शास्त्र का ज्ञान है वो क्या करता है? संशय हो जाता है तो उन संशयों का निवारण करता है, और आँखों के सामने या आँखों के पीछे जो चीज़ें होती हैं दर्शकों से भी पूछा जाता है और फिर उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये सारा ये आपका क्या होगा? पूरा श्लोक ही इसके आंसर में आएगा। ठीक है। अब नेत्रम इत्यर्थे किम पदम, कह रहे नेत्र के लिए यहाँ कौन सा पद आया? तो देखिए लोचनम पद आया। कौन सा पद आया? लोचनम। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षम, इसका प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है आँखों के सामने, प्रत्यक्ष का विलोम, तो विलोम देखो परोक्ष, परोक्ष होता है जो आँखों के पीछे हो, जो आँखों के पीछे हो। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या आ गया? परोक्ष। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक संख्या 12 है। श्लोक संख्या 12 देखिए, अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपति अजस्रम, और ये है आपका नादम तक। इसमें क्या बताया गया कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता ना, बहुत थोड़ा ज्ञान होता है, वह व्यक्ति बार बार बोलता जाता है। वह व्यक्ति बार बार लगातार बोलता रहता है। और जो पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कम बोलते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे कांसा जो धातु है वो बहुत आवाज़ करता है, गिरने पर बहुत आवाज़ करता है, लेकिन स्वर्ण में सोना जो है ना वो नादम न करोति, कभी आवाज़ नहीं करता। यदि सोना गिर भी जाए तो सोना बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, और कांसा बड़ी आवाज़ करता है। तो यहाँ अल्पज्ञ की तुलना की गई कांसे से, और जो पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति की तुलना की गई सोने से। ठीक है। अजस्रम कह प्रलपति, कह रहे अजस्र लगातार, कह कौन? प्रलपति, बोलता रहता है। तो कौन बोलता रहता है? पहली लाइन में देखो अल्पज्ञ, जिससे थोड़ा ज्ञान है वो व्यक्ति बार बार बोलता रहता है। ठीक है। आंसर आ गया अल्पज्ञ। अब नेक्स्ट अति तराम निनादम कह करोति, लाइन देखिए, अति तराम निनादम कुरुते, क्या है इसमें? कौन करता? कांस्य, कि जैसे कांसा बहुत आवाज़ करता है। तो इन्होंने कहा कौन आवाज़ करता है ज़्यादा? क्या आंसर आ गया बेटे आपका? कांस्यम। अब एक वाक्य, मित प्रभाषी का भवती, मित प्रभाषी कौन होते हैं? पंडित, ज्ञानी व्यक्ति। तो आप यह लाइन लिखेंगे, पांडित्य संभृतम अतिस्तु मित प्रभाषी। ठीक है। अब कांस्यवत नादम किम न करोति, इन्होंने कांसे की तरह कौन आवाज़ नहीं करता? तो कांसे की तरह कौन आवाज़ नहीं करता? सोना नहीं करता। तो आप यह लाइन लिख देंगे, तद्वत् स्वर्णमेव नैव करोति नादम। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए पार्ट 6 के कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अन्वय करेंगे, भावार्थ करेंगे और अब का मेल करेंगे। ठीक है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि प्रतिदिन आने वाले वीडियो से आप फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।